तो हेलो बच्चों, नुआबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि हम यहाँ पे सेट का आपका जो है क्लास 10th का आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आज हम साइंस का करवा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कराएं। सेट 1 का जो कराया तो बहुत सारा प्यार मिला, बच्चों ने बोला कि काफ़ी अच्छे तरीके से आपने कराया। सेट 1 पे एक अम्ल का नाम था जो कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक या सिट्रिक। तो मैं कन्फर्म कर देना चाह रहा हूँ आप लोग सभी दोनों बच्चों को, आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। सेट 1 में बहुत सारे बच्चों ने पूछ रहा था कि सर सिट्रिक होगा कि ऑक्जेलिक होगा। देखिए टमाटर ऐसा है कि जिसमें दोनों अम्ल पाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एसिड पाए जाते हैं, मैलिक एसिड भी पाया जाता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि कौन सा आपको टिक करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों मैं क्या बताना चाह रहा था। देखिए तो मैंने सिट्रिक मारा तो बहुत सारे बच्चे बोलने लगे सर गलत मारा गलत मारा। कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, पहले आप समझिए क्या होता है। सिट्रिक अम्ल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि टमाटर में भी पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है और ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो भी आपका देखिए यहाँ पे टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को हो गया था कि सर आपने गलत बताया, गलत नहीं हुआ था बच्चों। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ का आप लोग थोड़ा सा कारण समझिए, लेकिन आपको वही टिक मारना है जो आपको एनसीईआरटी में दिया है। तो आपके एनसीईआरटी में देखिए ये वाला दिया है कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो यही आपको करेक्ट मारना है, टिक मारना है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आपको किताब में दिया हुआ है वही टिक मारना है एनसीईआरटी में। तो ऑक्जेलिक अम्ल उसका सही आंसर होगा। वो नीचे मैंने कमेंट में एक लड़के ने पूछा था तो मैंने वहीं पे कमेंट कर दिया था, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ा कीजिएगा किसी भी वीडियो को, जैसे इस वीडियो का भी कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ा कीजिएगा। कुछ अगर गलतियां होती है तो वहाँ पे सुधार दिया जाता है। तो चलिए हम सेट 2 पर बढ़ते हैं और आपको मैं बता दूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए बच्चों आप लोग। कहा कि टेलीग्राम ग्रुप में ही आप लोग को सभी का जितना भी मतलब हो रहा है सेट सभी का सॉल्यूशन वहाँ पे मैं दे रहा हूँ, साथ ही साथ अपडेट भी देता हूँ, ठीक है। तो इस चैनल जैसा कहीं पे भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, सभी बच्चों को पता है जितने भी जुड़े हुए हैं, सबसे सटीक सॉल्यूशन देने वाला चैनल है। और यहाँ पे 1200 से अधिक बच्चे जुड़ चुके हैं। पिछले साल 1200 से अधिक बच्चे यहाँ से 75% से ज़्यादा नंबर भी लाए हैं, 1200 से ज़्यादा बच्चे। तो आप लोग जितना जल्दी जुड़िएगा वही आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस साल थोड़ी सी देरी हुई हमारे से क्लास लेने में, लेकिन चलिए अब आप लोग दे रहे हैं दुरुस्त आए, तो चलिए आप लोग को मैं दे रहा है दुरुस्त आया। आप लोग जितने जल्दी जुड़िएगा आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए हम आप लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन करवा देते हैं सेट 2 का और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन रहेगा। ये सारी चीज़ आपको मालूम है और 1.5 घंटे का एग्जाम ही रहने वाला है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चन टच करके आना एग्जाम में। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f दिया हुआ तो आरती है, तो पिछले क्लास में पिछले भी एग्जाम मतलब कि सेट में क्वेश्चन हो चुका है, f = r/2 होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, याद रखिए कि समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, तो काल्पनिक आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 4th नंबर में चलिए चलते हैं। वाहनों के पार्श्व दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। मैंने आपको पहले भी पिछला वीडियो में बता दिया था कि सभी दर्पण का उपयोग आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि उससे 1-2 नंबर कंफर्म है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5 दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेना। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता। ये तीनों हो सकता है लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो मिट्टी इसका आंसर सही हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब याद रखिए कि सीधा होता है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा। तो आपको 5th का 6th का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7th नंबर में देखिए एफ का मान दे दिया, तो आर क्या होता है। एफ का आपको पता है कि f = r/2 होता है, तो आर इसका दुगुना होता है, तो दुगुना हो जाएगा तो 24 सेंटीमीटर, मतलब कि 7th का ए हो जाएगा। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप।
आगे देखो यार क्या पूछ रहा है कि वाहन के अग्रद्वीप, वाहन का अग्रद्वीप में मैंने आपको बताया था कि ऐसे अग्रद्वीप होता है। तो जब यहाँ से लाइट निकलती है तो यहाँ से एकदम केंद्र से लाइट निकलता है तो आगे जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ से केंद्र से जब लाइट निकलता है तो यहाँ से टकरा के सीधे सब आगे फोकस करता है, जिसके कारण आगे ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा रहता है, मतलब लाइट बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रहता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बोल दिया है कि सभी दर्पण और लेंस का उपयोग आप लोग याद रखिए, नहीं तो बहुत पछताओगे आप लोग। 9th नंबर ऑप्शन देख लीजिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि अवतल लेंस के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए 9th नंबर का आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा। याद रखिए कि अवतल लेंस में आभासी और सीधा बनता है। आभासी जब भी बनेगा सीधा बनेगा, लेकिन वही जो अवतल लेंस का जो गुण होता है वही कुछ ना कुछ उत्तल दर्पण का होता है। तो दर्पण उत्तल दर्पण में भी आभासी सीधा बनेगा। आगे चलिए डायोप्टर मात्रक होता है। डायोप्टर आपको ये पता होगा कि लेंस शक्ति का है, तो 10th का सी हो जाएगा। लेंस शक्ति डायोप्टर में माना जाता है, डी लिखा जाता है। तो देखिए 2D क्षमता वाले फोकसांतर पूछ रहा है, तो 2D आपको पता होगा कि 1/f होता है पावर, जो कि मीटर में होना चाहिए। यहाँ पे 2D क्षमता दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि 2 = 1/f लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आएगा, ये मीटर में रहेगा। ठीक है, तो आपको ये 2 लाना है, तो 2 लाना है तो ये मीटर में 1 जब रहता है तब यहाँ पे आपको 1 वैल्यू देता है। तो यहाँ पे 2 लाना है तो यहाँ पे 0.5 रहेगा तभी 2 आएगा। ठीक है, तो इसका देख सकते हैं कि क्या आंसर आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। 50 सेंटीमीटर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 50 सेंटीमीटर रहेगा तभी देखिए 1/0.5 रहेगा, तो ही ये कट के जाएगा ऊपर, तो 10 बनेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 50 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आंखों के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है, तो आइरिस कहा जाता है। तो 12 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी चीज़ें याद रखें, ये सभी रटने वाली चीज़ें हैं कुछ। और मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं, तो 13 का डी हो जाएगा, दृष्टि पटल पर बनता है। नियत गए समय रासायनिक अभिक्रिया हो रही है दिए गए समीकरण में, क्या अभिक्रिया हो रही है, तो आप लोग देखिएगा 14th का बी हो रहा है, वियोजन हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, तो वियोजन हो रहा है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभी संतुलित है। संतुलित आपको पूछ रहा है रासायनिक अभिक्रिया, तो सभी का एटम का देख लीजिए कि कितने अणु इधर हैं। तो यहाँ पे देखिए सोडियम 2 है, तो यहाँ पे सोडियम 1 है, तो ये गलत हो जाएगा। आपका एल्युमिनियम 4 है इधर, यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम 2 दूना 4 ठीक है यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये मैं 15 नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सी भी नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉपर इधर 2 है, इधर कॉपर 1 है। लेकिन देखिए डी नंबर आपका जो है वो बैलेंस्ड है। तो जेडन यहाँ पे जिंक जो इधर भी 1 है, इधर भी जिंक 1 है, कॉपर यहाँ पे 1 है, सभी चीज़ें सेम है। तो आप मिला के देख लेना। यहाँ पे बोल रहा है किसका उपचयन और अपचयन हो रहा था, यहाँ ध्यान दीजिए कि पीबीओ जो कि यहाँ पे आपका ओ से जुड़ा हुआ था। ठीक है, पीबीओ यहाँ पे जो ओ से जुड़ा हुआ था उसका यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, यहाँ पे उसका क्या हुआ, देखिए मैं सॉरी बता रहा हूँ, 16 नंबर का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि इसका ओ यहाँ से टूट के इसमें चल जा रहा है, कॉपर यहाँ पे CuO होता, थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है। ठीक है, तो देखिए पीबी से ओ छूट रहा है ना, और उसमें जुड़ रहा है सीयू में। तो उपचयन मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन में हटना। तो जुट किस में रहा है बच्चों, तो सीयू में, और हट किससे रहा है, तो पीबीओ से हट रहा है। तो पहले उपचयन तब अपचयन का आंसर देखना है, उल्टा नहीं मार देना आप लोग एग्जाम में, नहीं तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि उल्टा आप लोग मार दीजिएगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर में देखिए पूछ रहा है विकृत गंधहीता का कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है, तो 17 का ए ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, उपचयन के कारण। थोड़ा सा हाँ, उपचयन के कारण। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है कि चूने की सफेदी करते समय चूना पानी में डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। तो याद रखिए इसमें क्या होता है 18th में, 18th का ए हो जाएगा उष्मा क्षेपी संयोजन होता है, क्योंकि Cu में जब OH को जोड़ते हैं H2O, ठीक है, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र आप लोगों को पता होगा, CuOH2 होता है, कैल्शियम Ca होता है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो CaOH2 जो बन जाता है वो आपका यहाँ से क्या होता है, एक तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन जुट गया तो उसमें से भी संयोजन होता है। ठीक है, संयोजन होता है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के आयोजन में देखिए, लोहे की कील मतलब Fe और कॉपर सल्फेट CuSO4, ये दोनों जब रखा जाता है तो आपको पता होगा कि ये वाला भी क्रिया में कॉपर से ज़्यादा मतलब पावरफुल होता है Fe, जो विस्थापित कर देता है तो बन जाता है FeSO4, और इधर Cu को वो हटा देता है, तो ये हो जाता है विस्थापन अभिक्रिया। ये तो हर बार पूछा जाता है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। 20 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है, लिटमस आपका प्राकृतिक सूचक है। बहुत सारे प्राकृतिक सूचक आपने पढ़े होंगे, उड़हल की फूल, हल्दी, लिटमस, प्याज, इस तरह के बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे लिटमस आपका प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पेपर डालने से लाल नहीं होता। याद रखिए कि लाल कब होता है, जब अम्ल डाला जाता है, और कब नीला हो जाता है, नीला डाला जाता है जब हो जाता है जब उसमें क्षार डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा लाल हो जाना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे लाल नहीं होगा, लाल नहीं हो जाएगा। तो लाल नहीं हो जाएगा मतलब ये तो डालिएगा लाल हो जाएगा, ये भी डालिएगा लाल हो जाएगा। ठीक है, 71 का मैं बता रहा हूँ, ये भी डालिएगा लाल हो जाएगा तीनों, क्योंकि देखिए OH का अणु है। ठीक है, H+ आयन है, H+ आयन जहाँ पे भी रहेगा तो समझ लीजिए वो आपका
क्या बोल रहे थे उसका, हाँ वो अम्ल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका अम्ल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, तो 21 का डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है, तो 22 में आपको देखिए 5H2 और 5 जल का अणु यहाँ पे मौजूद है, 5 अणु। आगे देखिए अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है, 23 का ए हो जाएगा बच्चों, NaHCO3 है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि, तो जल की अनुपस्थिति में देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो होता है वो अपना अनुकीर्णिक, क्योंकि H+ आयन जो होता है वो मतलब आज़ाद नहीं हो पाता, आज़ाद जहाँ नहीं हो पाएगा तो वो समझिए काम नहीं कर पाएगा। तो 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24 का बी हो जाएगा, उसमें वो H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि पदार्थ ABCD का pH मान आपको दिया हुआ है इतना इतना इतना, इनमें से कौन सा अम्ल है, तो आपको पता होगा रिक्टर स्केल ऐसे बनता है, रिक्टर स्केल नहीं क्या बोलते हैं उसको, अम्ल वाला जो देखा जाता है। तो यहाँ पे 7 में बीच में रहता है जो कि आपका न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है मतलब कि वो आपका ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 पूछ रहा है कि 2 पूछ रहा है तो 2 आपको हो जाएगा अम्ल। ठीक है, तो 2 अम्ल कौन हो जाएगा, ए आपका अम्ल हो जाएगा, ये आप लोग को याद रखना होगा। 26 में देखिए निम्न के चित्र में क्या भी क्रिया हो रही है, तो ये पे सिल्वर ब्रोमाइड वाला क्वेश्चन AgBr वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये वाला चित्र बुक से जरूर देख लीजिए, चित्र वाला क्वेश्चन भी आपका बुक से आता है तो देख लीजिए, यहाँ पे फ्यूजन होता है ना, क्या सिल्वर ब्रोमाइड से टूटता है। आगे देखिए 27 में शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को निकालना को उत्सर्जन करते हैं, ये आसान था। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ लेता है प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप आपका प्राप्त होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में 28 का ए हो जाएगा, जल के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। आगे देखिए अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो प्राणी संभोजी पोषण उसमें होता है, 29 का डी हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चों, तो टाइलिन पाया जाता है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन होता है, तो आपको देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, याद रखिए कि जो पायरुवेट होता है, या ध्यान से सुनिएगा ये वाला आंसर, पायरुवेट आपको जो कहाँ बनता है, ये आपको बनता है कोशिका द्रव्य में, बनता है यहाँ पे है कोशिका द्रव्य में, लेकिन याद रखिए कि ये बनने के बाद चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये चला जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ये टूट जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद टूटता है। तो यहाँ पे टूटने का ही बात कहा जा रहा है कि कब वो किसमें टूट जाता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में टूट जाता है। तो कहाँ टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे पूछ रहा है विखंडन कहाँ होता है, तो विखंडन कहाँ होता है बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया का आंसर सही हो जाएगा, 31 का डी। अब देखो 32 नंबर में पूछ रहा है कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है, तो जल तथा खनिज लवण का पूछ रहा है, तो यहाँ पे 32 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जैलम। ठीक है, जाइलम फ्लोएम दोनों वहाँ पे पाए जाते हैं। आगे देखिए किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी विक्रिया करती है, कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है, तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनन करना आवश्यक है, नहीं तो उसका समष्टि उसका जो आगे का अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगा। 34 में आपको जो दिख रहा है ये यहाँ पे सिर्फ 1 से 3 खंड में टूट जाता है, इसको पुनरुद्भवन कहते हैं, और इसी तरह भी जनन का एक प्रक्रिया है। ठीक है, आगे देखते हैं 35 में 35 नंबर हम लोग क्वेश्चन पहुँच चुके हैं। परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में, तो देखिए एक पुष्प से दूसरे पुष्प मतलब परागकण। ठीक है, तो 35 का आपका बी हो जाएगा। 36 में भ्रूण को माँ का गर्भाशय के किस भाग से भोजन प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा प्लेसेंटा। और अगला देखिए 37 में एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की विशेषता है, तो 37 का आपको सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। ठीक है, और 38 में देखिए पूछ रहा है पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कितना न्यूनतम कम से कम होना चाहिए। 38 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर होना ही चाहिए। निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है, समाप्य मतलब जो आगे जाके समाप्त हो जाते हैं, आपने पढ़ा होगा नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, तो उसी से लगभग जुड़ा हुआ है। तो 39 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि कोयला समाप्त हो जाएगा। पराग कोष में क्या होते हैं, पराग कोष में होते हैं, तो 40 का डी परागकण होते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी आपका सेट 2 कंप्लीट करा दिया है, तो देख लीजिए आगे मैं आकर भी आपका जो सेट बचा हुआ है उसका सॉल्यूशन करा दूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना। यहाँ पे सबसे ऑथेंटिक और सबसे सही यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, और साथ ही साथ मैथ का आप लोग को करवा दिया गया, हिंदी का भी करा दिया गया है। तो सेट 2 अब करा दिया जाएगा जल्दी, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का मैंने नाम बता दिया है, तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़ लीजिए, वहीं पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। चैनल से सब्सक्राइब कर लेना और हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।